नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 8वां दिन। पुतिन की सेना ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेर लिया है। रूस आर्मी ने खरसोन पर भी कब्जा कर लिया है और मामले के साथ ही शांति की कोशिशें भी चल रही हैं। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर छठवें दौर में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान है। बूथों पर मतदाताओं की कतार देखने को मिल रही है। वोटिंग से पहले भगवान के दर पर दिग्गज भी पहुंचे हैं। पूजा अर्चना काफी की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूपी में 7वें चरण के लिए घमासान है। आज पीएम मोदी समेत अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी विकास के सहारे वोट मांगेंगे। उधर मोदी के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश के साथ हुंकार भरेंगी ममता बनर्जी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर सीएम शिवराज आज मंत्रियों के साथ लंच करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। बजट सत्र को लेकर भी रणनीति बनेगी। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार 8वें दिन भी जारी है। पुतिन की सेना ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेर लिया है। अब से कुछ घंटे पहले कीव के एक रेलवे स्टेशन पर सेना ने मिसाइल दागी और यह हमला उस वक्त किया गया जब स्टेशन से लोग रेस्क्यू किए जा रहे थे। वहीं रूसी आर्मी ने खेरसोन पर भी कब्जा कर लिया है। रूस के बाद खेरसोन के मेयर इगोर कलखेव ने भी पुष्टि की है कि रूसी सैनिक पोर्ट सिटी पर कब्जा करने जा चुके हैं, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार्यालय ने बयान दिया है कि लड़ाई अभी भी जारी है। वहां हमले के साथ ही शांति की कोशिशें भी चल रही हैं और दोनों देशों के टॉप अफसर बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने मांग की है कि रूस को ग्लोबल इंटरनेट पर भी बैन लगाया जाएगा और उसके साथ ही उनके झूठे प्रचार रुक सके। तो लाइव अपडेट आपको बताते चल रहे हैं, जहां पर यूएन का दावा है कि यूक्रेन में 1 मार्च से अब तक रूसी हमलों में 752 नागरिक मारे गए हैं। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी 998 सैनिक मारे जाने की पुष्टि की है। यूक्रेन के में कीव के ड्रुजबी में नारोदेव मेट्रो स्टेशन के पास 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने भी ट्वीट किया है, केवल 7 दिनों में हमने यूक्रेन से 10 लाख शरणार्थियों को पड़ोसी देशों में पलायन करते हुए देखा है। यूक्रेन पर रूसी हमले को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने बेलारूस और रूस में अपने सभी प्रोजेक्ट को रोक दिया है। वहीं जंग में रूस का साथ देने की वजह से बेलारूस पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को 100 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी हैं। हथियार देने के सवाल पर अमेरिकी सरकार ने कहा कि यूक्रेन को अभी रक्षात्मक उपकरण की जरूरत है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड, मोल्डोवा और बेल्जियम का दौरा करेंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी यह जानकारी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में 6वें दौर का दंगल लगातार जारी है। यूपी की चुनावी जंग अब देखने को मिल रही है, जो कि अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। गुरुवार को 6ठे चरण में पूर्वांचल की 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें से कई दिग्गजों के साथ दांव पर लगी है, जिनमें सीएम योगी के साथ ही उनकी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अब सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग की अगर बात करें तो कई जगह पर छिटपुट घटनाओं के साथ ही मतदान जारी है। वहीं बलिया के भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने ट्वीट कर अपने काफिले पर हमला होने की जानकारी दी और उनके काफिले पर दुर्व्यवहार थाना इलाके में आखिर में रात 12:30 बजे हमला हुआ और हमले में उनका साथ चल रहे भाजपा नेता टुंजी पाठक का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा कर्मियों के मोर्चा संभालने पर हमला करने वाले भाग निकले और इस दौरान लखनऊ में पंजीकृत एक वाहन और उसके ड्राइवर को समर्थकों ने पकड़ लिया। तो 6ठे चरण का दंगल लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो 6वें चरण की हॉट सीटें क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अकबरपुर है, कटहरी भी हॉट सीट में गिनी जा रही है। इसके साथ ही गोरखपुर शहरी भी है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तमकुही राज्य भी यहां पर है। छठवें चरण की हॉट सीटें क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी से है और वीआईपी सीटें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से है। ये दोनों ही सीट जो है वो वीआईपी बता रही है।
तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से बीजेपी से प्रत्याशी हैं और इसके साथ ही अजय कुमार लल्लू कांग्रेस तमकुहीरात से है। छठवें चरण की वीआईपी जो सीटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार छठवें चरण की वीआईपी सीटें क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इटावा का मुकाबला रोचक है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को उतारा है। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में 7वें चरण के लिए घमासान जारी है। पूर्वांचल में 7वें चरण में 7 मार्च को होने वाले मतदान के लिए चुनावी समर शुरू हो गया है। पूर्वांचल में वाराणसी समेत सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली में भदोही की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान के लिए तैयारियां प्रशासन ने नहीं, सियासी दल भी इसमें कर रहे हैं और इसके लिए पूर्व से ही चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। 5 मार्च को चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदान के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी और वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ ही सभी 8 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत के बाद इस बार जीत को दोहराने की चुनौती होगी। वहीं मऊ और भदोही में और उसके अलावा जौनपुर में बाहुबल का भी खूब चर्चा बना हुआ है और मऊ में मुख्तार को, भदोही में विजय मिश्र नहीं, जौनपुर के मलाही में धनंजय सिंह का सियासी दमखम भी पूर्वांचल में सियासी हलकों के बीच चर्चा बना हुआ है। आजमगढ़ में जहां सपा प्रत्याशी अखिलेश सांसद हैं, तो वहीं सर्वाधिक 10 सीटें हैं। बीते चुनाव में आजमगढ़ में सपा बसपा गठबंधन ने सभी प्रमुख सीटों पर कब्जा जमाया था और इस बार दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें मिर्जापुर में भाजपा और अपना दल गठबंधन का भी असर देखने लायक होगा और दूसरी ओर गाजीपुर और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर खुद चुनावी मैदान में जहूराबाद से हैं, जहां आज वाराणसी में ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। तो आपको बता दें यूपी में 7वें दौर का प्रचार युद्ध देखने को मिल रहा है। 7वें चरण में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। सातवें चरण में 7 मार्च को वोटिंग की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 7वें दौर का प्रचार युद्ध देखने को मिल रहा है। 5 मार्च को थमेगा चुनाव प्रचार। 7वें चरण के लिए 7 मार्च को वोटिंग की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। जी अविरल, 7वें चरण का युद्ध शुरू हो चुका है, सभी अपने अपने दमखम दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर पर है, आखिरी पड़ाव पर है। तो ऐसे में 7वें चरण का जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार प्रसार पूरे धुआंधार तरीके से चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सभी बड़े दिग्गज, सभी बड़ी पार्टियां अब पूरी तरीके से आखिरी चरण के लिए पूरी दम लगा के एकदम प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से
आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ में मंच साझा करेंगी। वहीं पर उधर भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जितने हैं वो सारे के सारे बिल्कुल चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी, मुख्यमंत्री का जो ताज है वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अभी तक जितने भी चरण रहे हैं उसमें धुआंधार, उसने अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए अपने लिए इतना आश्वस्त है कि वो 2022 में जो है जीत हासिल करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, सत्ताधारी पार्टी की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो देश के प्रधानमंत्री, सभी लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो ऐसे में आज वाराणसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे, पूरी तरीके से जनता को संबोधित करेंगे और किस तरीके से जीत की चाबी 2022 की अपने पास खींची जाए। ऐसे में वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे, बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि जब उनकी सरकार रहती तो उन्होंने किस तरीके से काम किए हैं। और वहीं अगर इसके उलट देखा जाए, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर में हमलावर होती नजर आती है। हालांकि 10 मार्च को क्लियर होगा कि किसकी बातों में कितना दम रहा, किसके वादों में किस जनता ने भरोसा जताया है, ये तो 10 मार्च को क्लियर होगा। लेकिन दोनों पार्टियां जो है, सत्ताधारी पार्टी हो या मुख्य विपक्षी दल इस समय जो समाजवादी पार्टी है, आखिरी जो चरण का जो मतदान होगा उसके लिए चुनावी प्रचार में पूरी दम दिखाते हुए नजर आएंगे। जी अंशुल। बिल्कुल, तो यहाँ पर मोदी का संसदीय क्षेत्र भी माना जा रहा है। 7वें चरण के लिए 7 मार्च को वोटिंग वहां पर होगी और आज की भी जो 6वें चरण की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने पहले वोट डाला है। अब जो देखा जाएगा वो अब मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी देखा जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, जनता किस तरफ अपना रुख अपनाएगी? देखिए अंशुल, जिस तरीके से देखा जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, उन्होंने जिस तरीके से देश में काम किया है और साथ ही साथ एक हिंदुत्व का बड़ा कार्ड भी उन्होंने खेला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि सबका साथ, सबका जो है विकास और सबका विश्वास से वो भरोसा करती है और वो विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर में हमलावर होते हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रहती है तो वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वर्ग विशेष, जाति विशेष पर ध्यान देती है और जो भी योजनाएं लाती है तो उनको किसी खास वर्ग के लिए, किसी खास जाति समुदाय के लिए ही उनको लाभ पहुंचाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समाजवादी पर हावी होती है कि जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तो वो उनके जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से गुंडई पर आमादा हो जाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं। तो इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो विपक्षी दल के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती है। वहीं अपने द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो साफ तौर पर गिनाने का काम करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया और जो राम मंदिर के लिए जो एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो उन्होंने बिना किसी वाद विवाद के उसको संपन्न कराया और जो प्रधानमंत्री आवास योजना थे और सभी को लाभार्थियों को दिया गया, कोरोना काल का जो मैनेजमेंट है वो कि जिस तरीके से मुफ्त राशन अभी तक दिया जा रहा है। तो राष्ट्रवाद, अगर बीजेपी की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, राशन की बात करती है, यानी RRR वो कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करती है। तो पूरी जो सिनेरियो है 2022 के विधानसभा चुनावों का वो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जनता को बताया गया है। अब जनता ही ये तय करेगी कि कितना विकास हुआ है और कितना जो है वादों में दम है। तो ये 2022 के विधानसभा चुनाव जब खुलेंगे 10 मार्च को तो क्लियर होगा। अंशुल बिल्कुल, तो ये जिस तरीके से अभी जो चुनाव है 10 मार्च तक सारे परिणाम जो है वो सामने आएंगे, लेकिन अविरल इस बार का जो चुनाव देखने को मिल रहा है वो काफी कांटे के टक्कर का देखने को मिल रहा है और जनता भी इस बार जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। तो इस बार जो राजनीतिक पंडित है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार 10 मार्च को किस तरीके का परिणाम निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए अंशुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से एकदम बंद जैसा चुनाव नजर आ रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है कि ये कि किसकी सरकार आने वाली है, क्योंकि जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आती दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी जमीन पर खूब मेहनत करी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रही है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी अभी 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है उसमें कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है और जो नौकरियों की बात करी, रोजगार की बात करी, उसमें भारतीय जनता पार्टी खेल रही है।
तो और दूसरी बात करें महंगाई के ऊपर बात करें तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो ऐसे में जनता बहुत परेशान रही है। तो समाजवादी पार्टी इन मुद्दों के साथ में जनता के सामने उतरी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने जो अपने काम काज किए हैं उसको पूरी तरीके से वो लड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे कि उन्होंने कानून बनाया है, गोवंशों को सुरक्षित किया है, राशन बांटा है, और तो जो है इस तरीके से जो कानून व्यवस्था की बात करी उन्होंने, लव जिहाद की बात करी है, तो जो महिला सशक्तिकरण सुरक्षा की बात करी है, तो इन तमाम बातों को लेकर वो जो है जनता के बीच गए हैं, जनता की नब्ज को टटोलने का काम किया। लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस बार अपनी गणित लगाने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में नजर आ रही है। ये तो क्लियर होगा 10 मार्च को कि किस तरीके से कौन सी पार्टी के दावों और वादों में दम था जिससे जनता ने भरोसा किया और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी उसके पक्ष में डाल दी है। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक आज है। शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी और शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। बताया जा रहा है कि आज करीब 60 साल बाद सीपीए को बंद करने को लेकर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। लोक निर्माण विभाग को सीपीए के काम का जिम्मा मिल सकता है। इसके साथ ही साथ वन विभाग को भी उद्यानों की जिम्मेदारी संभालने के जिम्मा मिल सकता है। आपको बता दें कि आज नगरीय प्रशासन विभाग सीपीए को बंद करने पर कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आएगा। शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 2022-2023 के अनुमान बजट पर चर्चा के बाद अनुमोदन भी संभव है। आज 26,000 करोड़ की सिंचाई परियोजना को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में 12 सिंचाई परियोजना के लिए नर्मदा जल उपयोग करने के लिए जल संसाधन विभाग निविदा आमंत्रित करेगा। आज स्वीकृति और निविदा आमंत्रित करने की मंजूरी का प्रस्ताव शिवराज कैबिनेट में पेश होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2021 में सीपीए को बंद करने का ऐलान किया था और बाद में इस प्रस्ताव को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंजूरी दे दी थी और नियम के अनुसार विभाग ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेज दिया था, जिस पर आज फैसला होगा और प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च 2022 को इसे बंद कर दिया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी और वित्त विधेयक अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिलेगी। और सबसे बड़ी अहम बात, आज सीपीए को बंद करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग में भी काम बांटा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज है, क्या कुछ अधिक जानकारी? शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उन पे तो चर्चा की जाएगी और साथ ही जो कई दिनों से ऐसे जो प्रस्ताव हैं जिनको स्वीकृत करना था उन पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल से चर्चा के बाद जो अहम सब्जेक्ट हैं, जो अहम महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको कहीं ना कहीं मोहर लगाते नजर आएंगे। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात की जाए शिवराज कैबिनेट की, तो उसमें जो विधेयक है, वित्तीय विधेयक है और अनुपूरक बजट है, उसको मंजूरी मिलेगी। साथ ही बात की जाए सीपीए की, तो लगातार सीपीओ को बंद करने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था, तो उसका जो प्रस्ताव है वो तैयार हो गया है और शिवराज कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। और संभावना ऐसी लग रही कि जो सीपीए है उसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा। मगर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए और वन विभाग की बात की जाए तो दोनों को ही अहम जवाबदारी दी गई है। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में लगातार पीडब्ल्यूडी काम करता है और पीडब्ल्यूडी का जो काम है वो कहीं ना कहीं वन विभाग को भी बांट दिया जाएगा। तो तमाम विषयों पर चर्चा होगी। मगर बात की जाए और सबसे ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और कर्मचारी को जो मूल विभाग है उस पर भेजा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ऐसे कई कर्मचारी हैं जो प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में लगातार काम कर रहे हैं, जिसके चलते विभागों में जो कर्मचारी की जो कमी है वो साफ तौर पे देखने को मिलती नजर आ रही है। जिसके बाद संभावना लग रही कि आज ये जो महत्वपूर्ण फैसला है वो कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। और सिंचाई परियोजना की बात करें अंशुल, तो मध्य प्रदेश में लगातार सिंचाई को लेकर प्रदेश सरकार लगातार सजग है, किसानों के लिए सजग है। तो ऐसी संभावना लग रही है कि सिंचाई की जो परियोजना है उसको भी मंजूरी मिल सकती है आज। जी
बिल्कुल विवेक, शिवराज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मानी जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी भी मिलेगी, लेकिन क्या लग रहा है सीपीए को लेकर, जो यहां पर कई सालों से जो मामला लंबित था, करीब 60 साल बाद सीपीए को बंद करने को लेकर कैबिनेट में आज फैसला हो सकता है, तो किस तरीके का फायदा लोगों को हो रहा है? सीपीए की बात की जाए तो सीपीए को लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभाग के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो सभी मौजूद थे और लगातार चर्चा कर रहे थे। क्योंकि सीपीए की बात की जाए तो इसके पहले भी महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीपीए को लेकर कर चुके हैं। मगर बात की जाए अभी तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक और सीपीए बंद करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संभावना है कि एक बड़ा रुख कर सकते हैं और आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। मगर बात की जाए बिजली उपभोक्ताओं की, खासतौर पे घरेलू उपभोक्ता है, उनको कहीं ना कहीं राहत दे, जिसके लिए लगातार सरकार ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है वो ली है। तो ऐसा लग रहा है कि जो घरेलू जो उपभोक्ता है, उनके जो बिल है वो भी आज माफ करने का जो प्रस्ताव है वो सरकार ला सकती है, संभावना है। जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। तो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिलेगी। पैसा एक्ट में वन समितियों को भी अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की राशि भुगतान के लिए भी समाधान योजना का अनुसमर्थन आज हो सकता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।